ताप वैद्युत प्रभाव। ताप वैद्युत प्रभाव। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ताप वैद्युत प्रभाव होता क्या है कि जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, यानी कि चालक तार में एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विद्युत धारा के उसी प्रभाव के नाम से। ताप वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा हो रहा हो और उस चालक तार को हम लोग गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो उस चालक तार में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग ताप वैद्युत प्रभाव। फिर से एक बार सुनिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो और उसको या तो हम ठंडा करते हैं या तो, और ठंडा या गर्म करने जो उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है उसी प्रभाव को ताप वैद्युत प्रभाव। इसी में आता है थॉमसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, 3 गो, ठीक ना। तो 3 गो आपको पढ़ना है बहुत सारा, लेकिन 3 को एग्जाम में पूछता है मेन रूप से। लिखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसको अलग से ऊष्मा देकर गर्म करने पर, और उसको अलग से ऊष्मा देकर गर्म करने पर या ठंडा करने पर, या ठंडा करने पर उसमें जो प्रभाव उत्पन्न होता है, या ठंडा करने पर उसमें जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ताप वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उसे ताप वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ताप वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव, दूध थोपी मारेंगे दुकान में, सीबेक में बोल रहे हैं, सीबेक प्रभाव, कोमा पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, कोमा थॉमसन प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। हो गया ना। यही सब प्रभाव है कि हम लोग गर्म करते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो। एगो तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होबे करता है, तो वो तो उसमें प्रभाव है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, अब बाहर से ऊष्मा दे रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो पहला नंबर लिखिए सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव, लिखिए दे देकर, यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं, यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं, ब्रैकेट में लिखिएगा एंटीमनी एवं बिस्मथ,
दो भिन्न भिन्न धातु ब्रैकेट में एंटीमनी एवं बिस्मथ ब्रैकेट बंद के सिरों को जोड़ा जाए, के सिरों को जोड़ा जाए तथा एक संधि को गर्म किया जाए, तथा एक संधि को गर्म किया जाए, गर्म किया जाए तब एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और यदि दूसरे सिरे को गर्म करें, यदि दूसरे सिरे को गर्म करें तथा पहली संधि को ठंडा रखें, पहली संधि को ठंडा रखें तो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, तो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, जिसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। जिसे सीबेक प्रभाव कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसका डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको। दो धातु के तार है, ये वाला देखिए, ई संधि है और फिर ये भी, दोनों का मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिलता है। देखो जैसे है क्या कि हम लोग दो ठो भिन्न भिन्न धातु ले लेते हैं, अलग अलग प्रकार के, सेम प्रकृति के नहीं, ठीक है। जैसे बिस्मथ और एंटीमनी, दो को ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और किसी एक भाग को ठंडा करते हैं, आप दूसरे भाग को गर्म करते हैं। तो इसे मान लीजिए कि इस भाग को गर्म कर रहे हैं, इस भाग को, मतलब एक तरफ टेम्परेचर घटाना है, एक तरफ टेम्परेचर। तो देखा गया कि इस धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन यदि गर्म भाग और ठंडे भाग को आपस में बदल दिया जाता है, गर्म भाग और ठंडे भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो देखा गया कि धारा की दिशा उसमें, जैसे देख रहे हैं धारा आपकी इस दिशा में प्रवाहित हो रहा था, इसमें कैसे प्रवाहित हो रहा है। तो यही प्रभाव के नाम रखा गया सीबेक प्रभाव। प्रभाव क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को हम लोग ले करके और उसका तार बना करके और उसके एक भाग को गर्म करते हैं, एक भाग को, तो उसमें धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। लेकिन यदि गर्म भाग और ठंडा भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा, ये धारा की दिशा अपने आप बदल जाता है, हम लोग नहीं बदलते हैं, अपने आप धारा की दिशा।
क्योंकि टॉपिक में लिखाए थे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, हम लोग गर्म करते हैं ठंडा करते हैं तो उससे उत्पन्न प्रभाव को हम लोग ताप वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो धारा वैसे पहले से प्रवाहित करते रहते हैं, लेकिन ठंडा गर्म भाग बदलते हैं तो अपने आप धारा की दिशा तो एक प्रभाव उत्पन्न हुआ। ये प्रभाव के नाम रखे गए सीबेक प्रभाव। डायग्राम नोट कर लिए ना। अब लिखिए पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव लिखो, यदि एक ताप युग्म में धारा प्रवाहित की जाए, यदि एक ताप युग्म में धारा प्रवाहित की जाए, यदि एक ताप युग्म में धारा प्रवाहित की जाए तब एक संधि पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तब एक संधि पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक संधि पर अवशोषित होती है। और एक संधि पर अवशोषित होती है तथा ऊष्मा का उत्पन्न होना और अवशोषण होना, तथा ऊष्मा का उत्पन्न होना और अवशोषण होना धारा की दिशा पर निर्भर करता है। धारा की दिशा पर निर्भर करता है। धारा की दिशा पर निर्भर करता है, जिसे पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। जिसे पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। चलिए डायग्राम बनाइए इसका। यहाँ पर ताप युग्म का मतलब समझते हैं? ताप युग्म का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? ताप का एक जोड़ा यहाँ पर अवशोषण ठंडा। देखिए, जैसे कहने का मतलब है ना कि कोई वो चालक तार है और उस चालक तार के एक सिरा को गर्म रखा गया है, एक सिरा को, तो उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ताकि कोई एक सिरा पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और एक सिरा पर ऊष्मा का, लेकिन इस धारा की दिशा बदल दिया जाए, यानी कि धारा एन से प्रवाहित कर रहे थे ना, तो धारा की दिशा ऐसे बदल दी इधर की ओर अपोजिट, तो ऊष्मा अवशोषण और उत्पन्न होने का जो स्थान है बदल लीजिए। जैसे देख लीजिए, जैसे चालक तार का सिरा ए है तो इसको हम लोग गर्म रख के कर रहे हैं इसको, तो ताप का एक जोड़ा हो गया। इसमें इस दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं ए से, तब पता चला कि जिधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना उधर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है और दूसरा का सिरा पर ऊष्मा, तो तार वही है, ठीक ना? इसका सिरा ए और सिरा बी ही है, जस के तस सिरा ए और, लेकिन क्या किया गया कि तार वही है
देखिए ठंडा इधर है, ठंडा इधर भी, गर्म इधर ना, लेकिन खाली धारा के दिशा क्या कर दिया सर, बदल दिया। तो देखा कि आपकी हैजा उष्मा उत्पन्न होता है यहाँ पर ही, आपकी गर्म भाग पर जाकर के उष्मा का अवशोषण हो रहा है और ठंडा भाग पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो यही प्रभाव को कहा गया पेल्टियर। यदि ताप के एक जोड़ा में कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कोई एक भाग पर उष्मा का उत्सर्जन होता है, दूसरा पर अवशोषण होता है, और यदि धारा की दिशा बदल दिया है तो उष्मा उत्पन्न होने का और अवशोषण होने का स्थान भी बदल जाता है। तो इसी प्रभाव को कहा गया पेल्टियर। चालक तार है तो एक तरफ गर्म करना, दोनों एक तरफ गर्म करना, एक तरफ ठंडा रखना है। चालक तार तो गर्म ठंडा नहीं कर सकते, एक तरफ ठंडा करेंगे और एक तरफ गर्म करेंगे। अब ये पूछो कि कौची से गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो कोई या तो आग से गर्म करेंगे या कुछ से गर्म करेंगे, कोई ऐसा डिवाइस ले लेंगे। और ठंडा करना है तो दूसरा तरफ ठंडा करे के दो उपाय है, कोई एसी उसी लगा देंगे या कोई ठंडा करे वाला जिससे ठंडा हवा देवे या उसको क्या रखे। ठंडा करने का बहुत सारा तरीका है, गर्म करने का भी बहुत सारा तरीका है। देखिए जूल प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव में अंतर। पहला नंबर लिखिए, जूल प्रभाव में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, जूल प्रभाव में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, उष्मा हमेशा उत्पन्न होता है। उष्मा हमेशा उत्पन्न होता है, जबकि पेल्टियर प्रभाव में उष्मा उत्पन्न भी होती है और अवशोषित भी होती है। जूल प्रभाव में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, उष्मा हमेशा उत्पन्न होती है, जबकि पेल्टियर प्रभाव में उष्मा उत्पन्न भी होती है और अवशोषित भी होती है। अवशोषित भी होती है। इसमें लाइन देकर के नहीं लिखना है, दो तरह से अंतर लिखा जाता है, एक जबकि लगा करके, एक तो हम लाइन बोले हैं कि लाइन दो एक तरफ। दूसरा एथी लिखिए अंतर, जूल प्रभाव अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। जूल प्रभाव अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि पेल्टियर प्रभाव उत्क्रमणीय प्रभाव है। जूल प्रभाव अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि पेल्टियर प्रभाव उत्क्रमणीय प्रभाव है। उत्क्रमणीय प्रभाव है, यानी कि जो जूल का है ना नियम, तो एक दिशा में होता है, आज जो पेल्टियर प्रभाव है दोनों दिशा में होता है। तीसरा नंबर लिखिए, जूल प्रभाव में पूरे तार में उष्मा उत्पन्न होता है। जूल प्रभाव में पूरे तार में उष्मा उत्पन्न होता है, जबकि पेल्टियर प्रभाव में उष्मा सिर्फ सिरों पर ही उत्पन्न होता है। जूल प्रभाव में पूरे तार में उष्मा उत्पन्न होता है, जबकि पेल्टियर प्रभाव में उष्मा सिर्फ सिरों पर ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। चौथा लिखिए, जूल प्रभाव में उष्मा के अधिक उत्पादन के लिए, जूल प्रभाव में उष्मा के अधिक उत्पादन के लिए तार के प्रतिरोध का होना आवश्यक है। तार के प्रतिरोध का होना आवश्यक है, जबकि पेल्टियर प्रभाव कम प्रतिरोध के तारों के
जबकि पेल्टियर प्रभाव कम प्रतिरोध के तारों के संधि में भी उत्पन्न होता है। पेल्टियर प्रभाव कम प्रतिरोध के तारों के संधि में भी उत्पन्न होता है। हो गया ना। जैसे देखिए जूल प्रभाव में पूरा चालक तारे में ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन पेल्टियर प्रभाव में कोई एक भाग पर या तो सीधा इधर या तो ठीक ना। देखिए जूल प्रभाव में बिना प्रतिरोध के ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होता, लेकिन पेल्टियर प्रभाव में प्रतिरोध की आवश्यकता। केवल संधि पर एक भाग को गर्म रखा जाए, एक भाग को ठंडा रखा जाए, तो एगो उत्सर्जन होगा, एगो अवशोषण होबे करेगा, चाहे उसका प्रतिरोध कितना रहे, उससे कोई मायने नहीं रखता है। अब लिखिए थॉमसन प्रभाव। लिखिए थॉमसन प्रभाव में यदि किसी तार के दोनों सिरों के ताप को, यदि किसी तार के दोनों सिरों के ताप को समान रखा जाए, दोनों सिरों के ताप को समान रखा जाए और तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ा दिया जाए, और तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ा दिया जाए, और तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ा दिया जाए, तो तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का आधा भाग ठंडा, तार का आधा भाग ठंडा तथा दूसरा आधा भाग अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। प्रवाहित करने पर तार का आधा भाग ठंडा तथा दूसरा आधा भाग अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और धारा की दिशा बदल देने पर, और धारा की दिशा बदल देने पर, और धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं, जिसे थॉमसन प्रभाव कहते हैं, जिसे थॉमसन प्रभाव कहते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कोई चालक तार है जिसके दोनों सिरों के तापमान को एक समान रखना है। मान लीजिए ये वाला 20 डिग्री तो ये वाला, दोनों भाग के तापमान को समान रखा जाता है और इसको 20 से गर्म किया जाता है, यानी कि 20 से इसके तापमान को बढ़ाया जाता है। ये मान लेते हैं कि 20 से यहाँ क्या करते हैं, ताप बढ़ाना है हमको, तो देखा जाता है कि इसमें आधा भाग गर्म हो जाता है, आधा भाग गर्म रहता है। गर्म लिख दें क्या, तापमान समान रखना है ना, इसका 0 डिग्री सेल्सियस से इसका भी, तो देखा गया कि आधा भाग गर्म हो गया, आधा भाग। लेकिन यदि एक में धारा के दिशा बदल दिया जाता है तो गर्म भाग और ठंडा भाग भी। तब अब की देखिए क्या हो, जिस तापमान दोनों को समान रखना हर सिचुएशन में, 30 डिग्री सेल्सियस है 30 डिग्री सेल्सियस। एक बात देख रहे हैं, जिस आपकी ई वाला गर्म हो जाता है, आई वाला तो गर्म कितने हो रहा है, जिन्हें से धारा प्रवाहित हो रहा है उधर है ना, यानी कि दोनों सिचुएशन में धारा उधरे गर्म होता है जिधर धारा प्रवाहित
होते रहता है। कारण कोई बता सकते हैं क्या है? जैसे मान लीजिए 20 से गर्म कर रहे हैं ना, तो 20 से गर्म करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त धातु है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा। और धारा चल रहा है इस दिशा में तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या इस भाग में बढ़ेगा कि इस भाग में बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। तो हम लोग 20 से गर्म कर रहे हैं तो जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा इसमें मुक्त होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ताप के प्रभाव से, वो सब इलेक्ट्रॉन इधर में गति करेगा ना। जिधर धारा आ रहा है उधर चलता है विपरीत दिशा में, तो किस भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा? इस भाग में ना। ये तो गर्म कर ही रहे हैं, आ ऊष्मा की उत्पत्ति होगा विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में। तो यही कारण से या गर्म ये ज्यादा गर्म होता है और उसके तुलना में वाला कम गर्म रहता है। समझे रीजन? ई में रीजन है गर्म होने का। इसमें भी देखिए वैसे ही है, विद्युत धारा इधर से आ रहा है और यहाँ पर हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तो सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इस भाग में बढ़ेगा ना। और इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा विद्युत धारा के साथ है या धनायन के साथ है, तो उस भाग में उत्पन्न ऊष्मा का मान पहले से बढ़ जाएगा, उसी कारण से गर्म हो जाता है। सब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 लिखिए। यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? जैसे किसी भी चालक तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बटा, खास कर कब? जब लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात हो रहा हो तब। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका R बराबर इतना। कह रहा था कि लंबाई को क्या करना है? हाँ, तो क्वेश्चन में चलते हैं। लंबाई को 2 गुना करने पर, तो नया लंबाई मान लेते हैं, नया लंबाई मान लेते हैं कि L1 है। आई कितना हो जाएगा पहले का लंबाई का? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, तो पहले का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा ना। तो नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध है 8 डैश मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू L1 बाई, रो काहे नहीं बदलता है मालूम है ना? हाँ, पदार्थ का गुण है, गुण नहीं बदलता है जब तक ले गर्म नहीं किया जाए तब तक ले। हाँ देखिए L1 के मान कितना है? 2L, इसका है बाई 2, तो हो जाएगा रो इंटू L बाई ए गुना 2 ऊपरे वाव 2 जाएगा, तो 8 डैश बराबर हो जाएगा 4 इंटू रो L बाई ए। हाँ लिख देंगे। अब देखिए इतना के मान किसके बराबर है? देख रहे हैं ना, पहिलका प्रतिरोध के बराबर है। तो नयका प्रतिरोध जो आया है वो पहिलका प्रतिरोध से 4 गुना ज्यादा ना है। जैसे कि चालक तार को हम लोग जब घींच के लंबा करते हैं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पतला हो जाता है, तो पतला हो जाएगा तो विद्युत धारा को जाने में दिक्कत ना होगा ना। अब दिक्कत का है, दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोध है। हाँ, तो लिख लीजिएगा कि अतः प्रतिरोध, अतः नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, अतः नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन लिखिए। एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर, एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को
खींच कर, तमई से खींच कर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। उसके लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? मैं क्या कह रहा था कि कोई वो चालक तार है जिसका प्रतिरोध का मान कितना है? तब देखो एजा पर ही जिसे चूंकि R बराबर रो इंटू एल बाई है ना, तो R के मान कितना दिया हुआ है? तो देखो यहाँ रख देंगे 16 अब बराबर रो इंटू एल बाई ए। इसको मान लो समीकरण 1। क्वेश्चन में कह रहा था कि तार की लंबाई को 2 गुना किया जाता है ना, तो जब तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। देले रहे चाहे देले रहे तो बड़ा अच्छा है, और नहीं देले रहे तो हाँ, तो लंबाई को 2 गुना करने पर नया लंबाई जो है 12 हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहलका के a/2 हो जाएगा। नया प्रतिरोध निकालना है, तो देखो यहाँ तक ले तो सब सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए। लेकिन देखिए इसका मानवा कितना है? 64 नहीं जी, 16 है। 16 ओम है, ठीक ना, छूट गया ओम में। तो 8 बराबर क्या हो गया? 64 ओम हो गया।